तो भाई आज की वीडियो हो जाए, पेपर सामने है, जल्दी जल्दी अब चल, सोचो सोचो। हेलो माय लिटिल क्यूटीज, आई एम नंदिनी एंड वेलकम बैक टू कॉलेज इन दिनों। आज की वीडियो में हम आखिरी तक कवर कर रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो भाई आखिरी तक वीडियो देखना। अब तो एग्जाम भाई सामने ही है, तो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते में पढ़ो और फिर उसके बाद अपना आराम से इंजॉय करो। पूरा अच्छे से देखना, मैंने नोट्स के साथ साथ डायग्राम के साथ साथ हर चीज कवर कर दी है। बिना पेन पेपर लिए अगर तुम सोच रहे हो कि तुम पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो अच्छे से पढ़ो, बैठ के आखिरी तक वीडियो देखो। और इस वीडियो के आखिरी तक ना मेरे को 100 लाइक्स चाहिए, ठीक है। हेलो माय लिटिल क्यूटीज, वेलकम बैक टू कॉलेज इन दिनों। हेलो क्यूटीज, कैसे हो सारे भाई। वेलकम बैक टू योर मोस्ट अवेटेड लेक्चर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। भाई इसका बहुत ज्यादा वेटेज है, ये बात मैंने बोली थी, और इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, पता है ना। देखो बस, लेकिन इस बात कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इस लेक्चर को एंड तक देख लेना और इस लेक्चर के जितने भी नोट्स हैं वो सारे लर्न करना अच्छे से, ठीक है। जो जो मैं जैसे जैसे बताती जा रही हूँ वैसे वैसे समझते जाओ, और जैसे जैसे डायग्राम शो करती जाऊंगी मैं, वो डायग्राम्स अपने याद करते जाना। बस तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। मैं इंक्लूडिंग सारे टॉपिक्स कराती जाऊंगी, तो तुम अच्छे से करते जाना साथ साथ, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेटल कास्टिंग प्रोसेस, हमारा यूनिट 1। सो व्हाट इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग इज, क्या लगता है तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? हाँ, सोचो सोचो, थोड़ा सोचो, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। जैसे ये वाला, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है डायरेक्ट। लाइक अभी तुम्हारे पेपर में 3 नंबर का, आगे तुम्हारे पेपर में 5 नंबर का, हो भी सकता है कि ये मिड सेम में भी तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, लाइक व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो तुम्हें, अगर तुम्हें बेसिक पता ही नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बस तुम्हें इस चीज का याद रखना है कि जो पर्टिकुलरली टर्म्स है ना इस सब्जेक्ट में, वो टर्म्स याद रहना बहुत जरूरी है। तुम इस पेपर को पूरा करके आ सकते हो, लेकिन अगर वही टर्म्स तुम्हें याद नहीं रहेंगे ना, तो तुम कर चुके भाई फिर तो पेपर, ठीक है। तो बस याद रखो, मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली क्या है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो मेथड है जिसके थ्रू रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है बेसिकली, ठीक है, अलग अलग ऑपरेशंस करके। अब जैसे हमारा मान लो रॉ मटेरियल है, ठीक है। रॉ मटेरियल से पहले प्रोसेस होगा, देन प्रोसेस से फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा हमारा। तो इस पूरे प्रोसेस को ना हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। समझ आया? दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अच्छा चलो, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। जो चीज हमें फैक्ट्री में बनाकर मिलती है ना, जैसे हम अपना एग्जांपल ले लें, कार है ना, और मोबाइल, मान लो जो हमें जैसे बर्तन मिलते हैं, यूटेंसिल्स, हाँ। और मतलब जैसे कोई भी चेयर, मतलब बेड, एवरीथिंग, लाइक ये जो हमें जैसे कार हमारा हो गया, वो हो गया हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। और पहले जैसे कार के अंदर इंजन लगता है, टायर, जैसे इंजन लगता है, टायर लगता है, गियर्स लगते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें लगती हैं एक्सेट्रा। तो वो सारी चीजें पहले अलग अलग होती हैं, तो वो तुम्हारी एक तरह से रॉ मटेरियल में कंसिडर होंगी, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग है। मतलब उनका भी रॉ मटेरियल अलग होता है, बट स्टिल फॉर फिनिश प्रोडक्ट कार के लिए अभी रॉ मटेरियल ये सब होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद फाइनली तुम्हारा जो प्रोडक्ट निकलेगा वो तुम्हारा कार होगा, और कार तुम्हारा होगा फाइनल फिनिश प्रोडक्ट। अरे जैसे मान लो यार, जैसे कंपनीज में तुम्हारा फैक्ट्री में तुम्हारी कार बन गई है, तो कार बनने के पूरे प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। समझ आ रहा है? अब जैसे तुम लोग शोरूम में जाते हो होंडा के, या तुम मान लो टाटा के, सब शोरूम में जाते हो,
तो वो तो शोरूम होता है, बट उसके बैक में फैक्ट्री होती है ना जहाँ वो सब बनता है, वो तो शोरूम होता है बस। तो वो फैक्ट्री में जो वर्क होता है उसी को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। समझ आया? गॉट इट? इसको नहीं समझ आया वो पहले जाके पहले पढ़ लेना ध्यान से, क्योंकि इस सब्जेक्ट का बेसिक बेसिक टर्म ना तुम्हें समझ आना चाहिए, तभी तुम पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है? जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ ना, बस वैसा ही वैसा पेपर में लिखना है डायरेक्ट। समझ आ रही है? सो मैन्युफैक्चरिंग बेसिक्स तुम्हें एग्जाम में जो लिखना है वो मैं तुम्हें बता दूं थोड़ा। देखो, it is a process of transforming raw material, metals, polymers, ceramics into finished product of higher utility and value of physical, chemical and mechanical beings. समझ आ रहा है? अच्छा, ये सब्जेक्ट भाई मैकेनिकल के हो और तुम ऐसे इलेक्ट्रिकल के हो तो तुम्हारा ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स बाकी लोगों के लिए भी है इक्वली तुम्हें इस सेमेस्टर में, लेकिन जो लोग मैकेनिकल परस्यू कर रहे हैं बाकी कोर ब्रांचेस में है, उन लोगों को इस सब्जेक्ट का ज्यादा ध्यान और ज्यादा ध्यान, क्योंकि ये तुम्हारा सबसे बेस लेवल सब्जेक्ट है। आगे जाके इसका थोड़ा बाप लेवल सब्जेक्ट भी आएगा। ठीक है? तो ध्यान रहे, अच्छे से पढ़ो। इट इन्वॉल्व्स डिजाइन, मटेरियल सिलेक्शन, प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड फाइनल इंस्पेक्शन। एग्जाम्पल, अब देखो तुमने जैसे कॉटन ले लिया। ठीक है? कॉटन ले लिया, कॉटन से तुम्हारा यान बना। ठीक है? यान से तुम्हारा क्लोथ बना, क्लोथ से तुम्हारा गारमेंट बना। अब तुम्हें समझ आ रहा है तुम पेपर में कैसे लिखना है? पेपर में यू हैव टू राइट लाइक दिस। ठीक है? आपको ऐसे लिखना ही पड़ेगा। आप ऐसे मतलब हमेशा प्रेफर करना मैन्युफैक्चरिंग में, एक चीज मैं बता देती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग में ना लिखना, राइटिंग तो तुम्हारी मतलब ली जाती है, मतलब राइटिंग एज इन मैं हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रही, बट राइटिंग मतलब नोट्स तुम्हारे देखे जाते हैं, मतलब तुम कैसा लिख रहे हो। पॉइंट्स में तुम्हारे आंसर्स होने चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए कि पॉइंट्स में तुम्हारे आंसर्स हो। दूसरी चीज तुम्हारे डायग्राम हो। तुम किसी भी चीज को अगर डायग्राम या फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर सकते हो तो वो फार बेटर है। फार बेटर है, तुम्हारे बहुत चांसेस हो जाते हैं अच्छे मार्क्स मिलने के। लाइक 5 में से 5 मिलने वाले चांसेस तभी होते हैं जब तुम भाई ये डायग्राम वगैरह सब बना देते हो, नहीं तो टीचर भी इजीली तुम्हें पूरा लिखने के बाद भी ना 5 में से 4 या 3.5 दे देंगे। समझ आ रहा है? और फिर तुम सोचते रहोगे कि भाई हमारा पेपर में नंबर कहाँ कट गया। समझ आ रही है? अब देखो जैसे आयरन ओर है। अब आयरन ओर है तुम्हारा, आयरन ओर से तुम्हारा पिग आयरन बनेगा, पिग आयरन से तुम्हारा स्टील बनेगा, स्टील से तुम्हारा ऑटोमोबाइल बनेगा। तो ये एग्जाम्पल अगर मैंने जो लिखा है ना, ये चेन वाला एग्जाम्पल, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, ऐसे तुम्हें पेपर में लिख के आना पड़ता है। और की एस्पेक्ट्स, ये क्या क्या करता है? एड वैल्यू टू रॉ मटेरियल, कन्वर्ट्स डिजाइन इनटू रियलिटी, डिजाइन को रियलिटी में बना देता है, प्रोवाइड्स यूजेबल प्रोडक्ट्स टू सोसाइटी। समझ आ रहा है? अब मैंने जैसे मान लो मुझे एक शर्ट लेनी है, ठीक है, बट आई वॉन्ट दिस शर्ट टू बी थोड़ा कस्टमाइज्ड, कि यार मेरे को ऐसा चाहिए कि यार इस पे तो एक सनफ्लावर की फोटो होनी चाहिए। व्हाइट शर्ट है और मेरे को एक सनफ्लावर की फोटो चाहिए। समझ आ रहा है? तो मैं इस चीज को दूंगी काम, मतलब मैं इसको बनने के लिए दूंगी ना कि यार मेरे को प्लीज कस्टमाइज करके दो और ये वो। तो पहले ये शर्ट और मतलब ये ड्राइंग ड्राइंग हम करेंगे नॉर्मल से, तुम्हारे टैब पे फोन पे मैं ये दे दूंगी कि भाई मेरे को ये डिजाइन चाहिए, और डिजाइन पूरा कस्टमाइज होके जो निकल के आएगा, वो एक डिजाइन को वैल्यू दे रहा है ना एक शर्ट के ऊपर रियलिटी में। की एस्पेक्ट हो गया तुम्हारा। उसके बाद प्रोवाइड्स यूजेबल प्रोडक्ट्स टू सोसाइटी। बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स हैं इसके। सो अब मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
भाई इसका क्लासिफिकेशन बता दूं, ये तुम्हारे ना 5 पार्ट्स में आता है। ध्यान से इन 5 पार्ट्स को स्टडी करेंगे अब, ठीक है, डिटेल में। एक सबसे पहले तुम्हारा आ जाता है तुम्हारा कास्टिंग प्रोसेस। आराम से बताऊंगी, टेंशन मत लो। कास्टिंग प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस, मशीनिंग प्रोसेस, मशीनिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, ध्यान रखना। मशीनिंग प्रोसेस, और क्या है, जॉइनिंग प्रोसेस, एंड देन सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस। ओके, समझ आ रहा है ना सबको? मैं बार बार कह रही हूँ भाई, पेपर में याद रखना कि जब तुम्हारा आएगा ना व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पहले डेफिनेशन लिखो उसकी अच्छे से। इंपॉर्टेंस अभी मैं आराम से बता देती हूँ, अच्छे से आगे से बताऊंगी। क्लासिफिकेशन में भी ये सारी चीजें लिख देना भाई, कि कास्टिंग प्रोसेस होता है, फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, मशीनिंग प्रोसेस होता है। याद करो, कास्टिंग प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस, मशीनिंग प्रोसेस, जॉइनिंग प्रोसेस और ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये याद रहना चाहिए भाई, याद रहना चाहिए। और मैं इसको समझाऊंगी अच्छे से, अभी रुको। ओके, नाउ कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो मैंने तुम्हें बोला, डायरेक्ट पेपर में आ जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। पेपर में अगर देखो तुम्हें कुछ भी नहीं याद आ रहा ना, तो एक चीज याद रखना, ये टर्म जरूर लिखना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। मैं एक ये केस बता रही हूँ कि लाइक अगर तुम्हें यार याद ही नहीं आ रहा, तुम कुछ भी लिखना चाह रहे हो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब क्या ही इंपॉर्टेंस है इसका, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ कि तुम्हें ऐसे लिखना है कि ये तीनों वर्ड्स तुम्हारे आंसर शीट में मेंशन होने चाहिए, लाइक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड? It provides machinery, tools, and equipments to all other sectors, encourages research in new processes, automation, robotics, AI in manufacturing. समझ आ रहा है? Development of advanced material. Economic development में contributes to GDP. GDP में तुम्हारा ये contribute करता है. Manufacturing accounts for 15 to 20% of GDP in industrial nation. अब ये देख लो, समझ आ रहा है? देन क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेवल। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ये तुम्हारी, तुम देखोगे ये इंडस्ट्रीज में, ये तुम्हारे लिए स्किल्ड वर्कर के लिए भी होता है, एक इंजीनियर भी इस पे काम कर रहा होता है। ठीक है, और इस पे एक नॉर्मल मतलब जो लेबर होता है उसके लिए भी ये काम बना देता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। और फिर उसके बाद बाकी भी, मतलब मुझे जहां तक मुझे पता है, मैंने अपने सामने फैक्ट्रीज में काम होते हुए देखा है, तो मतलब छोटे से छोटे इंसान के लिए भी काम होता है, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसमें ये नहीं कि हाई स्किल्ड भाई सिर्फ हाई स्किल्ड इंजीनियर्स ही चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो वर्कर्स होते हैं उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पे ध्यान दो। ठीक है, enhance exports and reduces in dependence on imports। ठीक है, एक्सपोर्ट्स को एनहांस कर देता है। और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इम्प्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड। समझ आई? कार, अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स। भाई अब किसको नहीं पसंद कार, बताओ? किस सब अपनी अपनी फेवरेट कार का नाम जरा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। भाई किसको नहीं पसंद कार, सबको पसंद है कार भाई। सबकी एक कुछ होती है ना ड्रीम कार, भाई हमें ये वाली कार लेनी है, हाँ ये हमें 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 फॉर्च्यूनर लेनी है, हमें
हमें भाई स्कॉर्पियो लेनी है या हमें पोर्शे लेनी है। सबकी अपनी अपनी ड्रीम कारें होती हैं, ठीक है, सब मुझे बोलेंगे ओके। सबकी अपनी ड्रीम कार होती है, अपनी ड्रीम कार जरा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना सारे, ठीक है, कि भाई कौन सी, मैं भी देखूं भाई सबका, सबकी सबसे ज्यादा फेवरेट कार कौन सी है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस ये सब यार, ये सब तो बनना हमारी एक सोशियो इकोनॉमिक का इम्पैक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग की बहुत जरूरत होती है। देन सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, इंडस्ट्रीज, strengthen defense sector, weapons, vehicles, promotes industrialization, urbanization, modernization. You know, पहले कैसी चीजें बनती थी, अब कितनी बेहतरीन और चीजें बनती जा रही हैं। ये किसका रीजन है? ये मैन्युफैक्चरिंग का ही तो रीजन है। मैन्युफैक्चरिंग की तो इम्पोर्टेंस, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा होता, ये इंडस्ट्रीज नहीं होती अगर, तो कैसे सोच सकते थे कि भाई अब मतलब अगर कोई चीज तुमने नॉर्मल सोची है, लाइक पहले तुम आईफोन चलाते थे, ठीक है, तो तुम आईफोन, भाई पहले आईफोन कितना, आईफोन 10 वगैरह कितना, मतलब आईफोन 9, 8 ये सब कितना नॉर्मल सा था। नाउ कितना एडवांस हो गया कि अब आईफोन 17 प्रो मैक्स देख रहे हो अगर तुम, 16, 17, 15 ये सब, तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे ही आता है सब कुछ, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाहती है तभी हो रहा है। देन इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे अगर मैं आ जाऊं, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था इधर, ये, तो अब मैं इसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो, मार्क करके रख लो भाई, लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग के पेपर में कोई क्वेश्चन आए या ना आए, ठीक है, वो मैटर ही नहीं करता। तुम्हारा सबसे बड़ा है कि तुम्हें ये चीज मैन्युफैक्चरिंग के पेपर में ये 5-6 पॉइंट्स आने चाहिए। तुम अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है तो तुम ये भी लिख सकते हो, ये तुम्हारे काफी आंसर्स में चल जाता है ये आंसर। क्यों? क्योंकि घूम फिर के इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहा होता है, ठीक है, तो तुम अगर ये भी लिखोगे तो भी चलेगा। मैं उनके लिए बता रही हूँ जो एकदम लास्ट में पढ़ रहे हो, ठीक है, जो पहले से अभी मेरी वीडियो देखेंगे तो वो तो पूरा पढ़ लो, लेकिन जो अभी एंड में आखिरी रात को पढ़ रहे हो, यार पेपर कल है और अभी पढ़ रहे हो, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि भाई एटलीस्ट ये इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छे से ध्यान में पढ़ के जाना, ठीक है। नाउ कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस: कास्टिंग प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस, मशीनिंग प्रोसेस, जॉइनिंग प्रोसेस, सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये मैंने ऐसे ही लिखा है, अगर तुम एक्स्ट्रा पॉइंट में डालना चाहते हो तो लिख लेना। बाकी तुम्हें ये 5 तो सबसे इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? आई होप कर रही हूँ कि तुम लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है तुम लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो बिना झिझक के, ठीक है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अब इसमें भाई मैं सबसे बड़ा ये बता देती हूँ: मेटल इज मेल्टेड एंड पोर्ड इनटू मोल्ड। ऑन सॉलिडिफिकेशन प्रोडक्ट टेक्स द शेप ऑफ द कैविटी। समझ आ रहा है? मतलब इसका एग्जांपल सैंड कास्टिंग, डाई कास्टिंग, ये तुम आगे बहुत पढ़ोगे। अभी ये सारी चीजें जितनी भी तुम्हें एग्जांपल दिख रहे हैं ना, एग्जांपल को बहुत डिटेल में तुम स्टडी करने वाले हो। सैंड कास्टिंग, डाई कास्टिंग, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो अब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लू तो तुम्हारे देखो, जैसे बेल है, ये 2 एग्जाम्पल है जैसे तुम्हारे लिए, ठीक है। अब जैसे कार इंजन ब्लॉक है, कार का इंजन ब्लॉक बहुत कॉम्प्लेक्स शेप का होता है। मतलब ये जो कार का इंजन ब्लॉक होता है बहुत कॉम्प्लेक्स शेप होता है, उसमें ऑयल पैसेजेस और कूलेंट पैसेजेस होते हैं। कार इंजन ब्लॉक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है ना, तो उसको अगर हम नॉर्मली बनाएंगे तो इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। तो उसको हम जैसे मॉल्टन स्टेट में हम हमारा ये आयरन जो होता है, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट शेप में डाल देते हैं, मोल्ड में डाल देते हैं कि वो डायरेक्ट शेप बन जाए। ऐसे हम अब बेल पे आ जाएं, तो बेल में भी सेम यही होता है, ब्रोंज मेटल मेल्ट करके बेल शेप में उसे डाल देते हैं,
ठंडा होने पर वो अपने आप शेप ले लेता है। ठीक है, अब जैसे ब्रोंज का तुम्हारा मोल्टन स्टेट है, वो तुम एक मोल्ड में डालोगे। मोल्ड इज लाइक काइंड ऑफ ऐसी चीज है जिसमें तुम डालोगे और वो शेप क्रिएट हो जाएगी। अब तुम्हारा मान लो जैसे घंटी बन रही है, ठीक है, घंटी इसके अंदर बन रही है मान लो, ठीक है, तो दैट इज काइंड ऑफ ये चीज जो होगी ना जिसके अंदर बन रही है वो मोल्ड है, याद रहे। उसके अंदर पोर करके ही वो फाइनल प्रोडक्ट देता है, तो दैट इज कॉल्ड कास्टिंग प्रोसेस तुम्हारा। अब तुम ये कहोगे कि फॉर्मिंग प्रोसेस कैसे होता है भाई? फॉर्मिंग प्रोसेस तुम्हारा होता है दैट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स विदाउट मटेरियल रिमूवल। मटेरियल रिमूवल के बिना ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, मटेरियल का शेप चेंज करना बिना रिमूव किए। समझ आया? लाइक forging, hammering, rolling sheets, extrusion pipes, शीट मेटल ऑपरेशन, ये सब का सब फॉर्मिंग प्रोसेस में आता है। तुम्हारे सामने एग्जांपल है जैसे कॉइन और एल्यूमिनियम फॉइल। समझ आ रहा है? कॉइन तुम्हारा जैसे प्रेसिंग वाला प्रोसेस से हो जाएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल तुम्हारा रोलिंग प्रोसेस से हो जाएगा, शीट शीट एल्यूमिनियम फॉइल। समझ आ रही है? देन मशीनिंग प्रोसेस। व्हाट इज मशीनिंग प्रोसेस? मशीनिंग प्रोसेस में ये होता है कि जैसे एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है ना उसे रिमूव कर देते हैं और एक्यूरेट शेप और फिनिश देना होता है। ठीक है, जैसे अब इसका तुम्हें डेफिनेशन मैंने बहुत टू द पॉइंट लिखा है ताकि तुम लोगों को बहुत आसानी हो पेपर में याद करने की। देखो, अनवांटेड मटेरियल रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। हाँ भाई, तुम्हारा खाने वाला चिप्स, अंकल चिप्स की बात नहीं कर रही मैं यहाँ, ठीक है, ध्यान से मैं बता रही हूँ चिप्स क्या होते हैं। चिप्स इज दैट, अगर तुम्हारा मान लो यार एक कोई मेटल है, ठीक है, एंड दैट मेटल इस काइंड ऑफ, यार तुम्हें मान लो उसको सर्कल के शेप में देना है एंड आपके पास इतना बड़ा मटेरियल है, तो आपको सर्कल के शेप में बनाने के लिए तो वो अनवांटेड ये हटाएगा पूरा। जब वो हटाता है ना मशीनिंग प्रोसेस से, मशीनिंग के थ्रू ये होता है पूरा। तुम आगे आओगे लाइक सेकेंड थर्ड ईयर में जो मैकेनिकल के बच्चे हैं वो आएंगे तो उनको ये पढ़ने को मिलेगा। तो जैसे मशीनिंग में जब जाओगे मशीनिंग प्रोसेस में, तो ये जब हटेगा ना तो वो छोटा 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 ऐसे बहुत टुकड़े हो जाते हैं, बहुत सारे मेटल के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, लाइक अनवांटेड पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे। तो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना दैट इज कॉल्ड चिप्स। ये तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा कि चिप्स क्या होता है एग्जैक्टली बट आ भी सकता है। चिप्स एंड चैपलेट्स एक टर्म है, एक क्वेश्चन आ जाता है चैपलेट्स और चिप्स वाला, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। देन थर्ड तुम्हारा ये एग्जाम्पल हो गया टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग एंड ग्राइंडिंग। ये सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें आगे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, अभी तुम्हें सिर्फ इंट्रो बहुत ज्यादा दिया जाएगा इस मतलब ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। देन अब आ जाओ तुम, टू और मोर पार्ट्स जॉइंट परमानेंटली, सेमी परमानेंटली। टू और मोर पार्ट्स जॉइंट परमानेंटली एंड सेमी परमानेंटली। अब इससे तुम्हें क्या लगता है भाई, बताओ? सोचो सोचो। अच्छा, मैं जो मशीनिंग प्रोसेस बता रही थी उसका एग्जाम्पल तो यहाँ मैंने बना रखा है, तुम देख लो। चेयर, स्क्रू, तुम्हारा की हो गया, एक सेकेंड, हाँ, तुम्हारा चेयर स्क्रू हो गया। अब जैसे अब हमने ये, अब तुम सोचोगे अभी हमने जो स्क्रू बनाया है तो स्क्रू ऐसा थोड़ी होगा, स्क्रू तो ऐसा आया होगा यार, समझ आ रहा है, ऐसा आया होगा। तो ये जो इसके अंदर ये जो शेप बना है ना प्रॉपर पूरा, तो ये जो शेप बना है ना, ये शेप बना ही इससे है।
समझ आ रहा है सबको? भाई समझ नहीं आ रहा ना तो रिवाइंड कर लेना सारे, ठीक है? ऐसा नहीं कि आगे आगे पढ़ते जा रहे हो। मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि कभी कभी समझ नहीं आ रहा होता है। मैं ये नहीं कहूंगी तुम्हें एक बार में बहुत अच्छे से ये टर्म्स याद हो जाएंगे, बट हाँ, 2 बार देखोगे तुम्हें याद हो जाएंगे, ठीक है? नाउ, ज्वाइनिंग प्रोसेस, टू और मोर पार्ट्स ज्वाइंट परमानेंटली और सेमी परमानेंटली, मतलब 2 पार्ट्स को लेके जो ज्वाइनिंग कर दी है वो तुम्हारा ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गया। समझ आ रहा है? तुम्हारा ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गया। वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, रिवेटिंग, अधेसिव, बॉन्डिंग, ये सब का सब एग्जाम्पल तुम्हारा आ जाता है ज्वाइनिंग प्रोसेस में। समझ आ रहा है सबको? अब जैसे तुम ये मान लो तुम्हारा रेल ट्रैक है, रेल ट्रैक पे ये अलग अलग रखा होता है ना, ये अलग है, दिस वन, चलो इसको तो मिलना ही नहीं है, बट दिस वन इज डिफरेंट ना, वो मिलने को ही। अब उसको हम जब प्रोसेस में ज्वाइन करते हैं, ये चीज जो है, दिस इज कॉल्ड, अब यहाँ जो होगा, यहाँ ये चीज, रुको मैं तुम्हें थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आए। दिस पार्ट, ये जो ये यहाँ हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रही है ज्वाइनिंग प्रोसेस। समझ आ रहा है? ओके। अब जैसे साइकिल है यार, ये तुम्हारा साइकिल है, साइकिल को देखो कितना, कितने सारे पार्ट्स इसके जुड़े हुए हैं। समझ आ रहा है? ये देखो कितने सारे पार्ट्स जुड़े हुए हैं। ऐसी अब मैं आ जाऊं तुम्हारा सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस पे, तो इसमें आता है तुम्हारा इम्प्रूव सरफेस अपीयरेंस एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन, पॉलिशिंग, पेंटिंग, कोटिंग, एनोडाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तुम लोगों ने पढ़ा ही है बचपन में, 11th 12th में पढ़ा है बहुत अच्छे से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है पता है ना? जब हम एक मेटल से दूसरे मेटल पे वो पूरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं, वो वाटर वाला पूरा एक डायग्राम बनाते थे हम, कनेक्ट कराते थे। याद आ रहा है? याद ही होगा सबको। चलो, तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, कार पेंटिंग, ज्वेलरी पॉलिशिंग। मम्मी नहीं कराती है तुम लोग की मम्मी कराती होंगी भाई। तुम्हारी जैसे सिल्वर है, गोल्ड है या डायमंड है, तुम जो भी है, तुम थोड़ा काफी टाइम पहनती है तुम लोगों की मम्मियाँ, या तुम लोग भी पहनते होगे, तो भाई वो काफी थोड़ा डल डल कभी कभी हो जाता है। तो डल उसे क्लीन कराने के लिए, सरफेस उसका वो सरफेस ट्रीटमेंट के लिए हम भेजते हैं ना कि भाई इसे थोड़ा चमका के वापस भेज दो। बट वो चमकाने में ना थोड़ा सा वो काट लेते हैं, खैर पता ना हो जिसको तो, मुझे जहां तक लगता है मतलब वो थोड़ा सा हो जाता, थोड़ा डिफरेंस कर देते हैं। बट ठीक है, वो क्लीन भी कर देते हैं, अब क्या ही करना। अब जैसे हम कार की पॉलिशिंग, कार खराब हो जाती है या कार पे डेंट पड़ गया, या लड़कों और लड़कियां मतलब सब, सबके सब ढंग से कार चलाया करो, ठीक है? मतलब कभी डेंट पड़ गया, निशान लग गया तुम्हारी गाड़ी, कोई गाड़ी पे कोई बस ऐसा स्क्रैच मार के चला गया, उश क्या दर्द होता है भाई। गाड़ी को कोई छू के चले जाए ना तो ऐसा लगता है किसी को मार दो पकड़ के। रिलेट तो कर ही रहे होगे सारे, तो मतलब इसीलिए कह रही हूँ मैं, ठीक है? देन प्रोडक्ट बिल्ट लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, reverse of machining, 3D printing for prototypes and biomedical implants। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, लेयर बाय लेयर होता है, ठीक है? 3D प्रिंटिंग होती है। 3D प्रिंटिंग आती है किसी को 3D प्रिंटिंग के नाम से? इफ यू हैव दैट इंटरेस्ट, नहीं नहीं, जिसका मन है वहां चले जाना। अच्छी चीजें हैं यार, ज्वाइन करो ये सारी चीजें ना, थोड़ा बेकार जगह पे मत जाओ, बस ट्राई करो कि ढंग की चीजें ज्वाइन करो जो तुम्हें फ्रूटफुल और बाद में तुम्हें लगे कि तुम्हारे स्किल में कुछ ऐड हुआ है। बेकार जगहों पे बस मत जाना। काफी लोगों ने तुमने पूछा था कि भाई दीदी कौन सी सोसाइटी ज्वाइन करें और क्या नहीं करें, काफी लोगों को मैंने पर्सनली बता दिया था, बाकी अगर तुम लोग चाहते हो तो पूछना फिर,
मैं बता दूंगी काफी, हमें तो काफी आइडिया है खैर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अपनी एबिलिटी टू रेजिस्ट लोड, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, टफनेस, ब्रिटलनेस, एलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। समझ आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में तुम्हें सबसे पहले पॉइंट्स तुम्हारे पेपर में लिखने होने चाहिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मटेरियल, लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, नहीं, तुम्हें ऐसे लिखना है कि तुम्हारे देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। वन वन इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तुम ऐसे लिखोगे भाई, टीचर तुम्हारी इतनी खुश हो जाएगी भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में तुम ऐसे लिखना, पहले तुम भाई फ्लो चार्ट बना देना अच्छा सा, इसमें तुम पहले लिख देना ऐसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी, फिर तुम्हारा लिख देना फिजिकल प्रॉपर्टी। ये मैं पता है क्यों करने के लिए कह रही हूँ, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है तुम्हारा पेपर में। केमिकल प्रॉपर्टी हमें पता होता ना, क्योंकि मैंने जब जब पेपर दिया ना तब मेरे को पता चला कि धीरे धीरे ऐसे 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 इम्प्रूव करते जाना होता है। ठीक है, तो इस पेपर का तो बहुत ही बढ़िया भाई। एक बात याद रखना, इस पेपर को तुम अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है, आराम से इंसान पास, बहुत लोगों की बैकें भी लग जाती हैं, क्योंकि थ्योरी थ्योरी सोच के ना कोई पढ़ता नहीं है। इसमें थ्योरी बेशक है, बट जो टर्म्स है ना वो याद नहीं रहते, तुम अगर रिवाइज ना करो तो रिवाइज नहीं करोगे, तुम्हें टर्म्स याद नहीं रहेंगे तो तुम पेपर में लिख नहीं पाओगे। क्या ही लिखोगे? अब इंग्लिश थोड़ी है कुछ भी बना के लिखते जा रहे हो, तुम्हारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 क्रेडिट्स का है। तुम्हारा जितना मैथ्स तुम करके तुम्हारे मार्क्स आएंगे, तुम्हारे क्रेडिट्स आएंगे, उतना ही तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके भी आएगा, याद रखना। तुम्हारे पास अपर हैंड है कि इसमें 60 ऑन, तुम 55 50+ रखो एटलीस्ट। समझ आ रहा है? चलो, strength, ability to resist load, resistance to wear, indentation, ability to undergo elongation, ability to hammered, absorbing energies before fracture, fracture without deformation, indentation, ability to undergo elongation, ability to hammered, absorbing energies before fracture, fracture without deformation, regains original shape after load, permanent deformation without fracture. Physical properties: density, melting point, specific heat, thermal electrical conductivity, thermal expansion. Chemical properties में corrosion resistance, oxidation, reactivity uh, with chemicals. Technological properties: castability, ease of being cast, ease of वेल्डेबिलिटी में ईज ऑफ ज्वाइनिंग बाय वेल्डिंग, आसान हो जाता है, लाइक ईज ऑफ बीइंग कास्ट से, ज्वाइनिंग बाय वेल्डिंग से, कट बाय टूल से, एंड शेप्ड बाय फॉर्म से। दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल। अब मान लो ना तुम, अगर तुम्हारे पास ज्वाइनिंग के लिए चीजें नहीं है, देन तुम्हारे पास, अगर तुम मान लो तुम टूल्स नहीं है, तुम्हारे वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग मशीन नहीं है, तुम समझ रहे हो टेक्नोलॉजिकल में क्या मटेरियल है? तुम्हारे पास वेल्डिंग मशीन नहीं है मान लो, तुम्हारे पास टूल नहीं है, तुम्हारे पास कास्ट करने के लिए मोल्ड ही नहीं है। अब तुम्हारे पास अगर ये सारी चीजें ही नहीं होंगी तो फिर तुम कैसे करोगे, मतलब काम कैसे करोगे? ये चीजें, ये सारी टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, सारी चीजें बहुत इजी बना देती हैं चीजों को, अब इंसान हाथ से शेप दे, हाथ से शेप दे, एक तो ढंग से नहीं बनेगा, एक तो तुम्हारी वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। मशीन से शेप दे, तुम्हारा वेल्डिंग मशीन से, तुम्हारे टूल से, चीजों को यूज करके शेप दे, यार तुम्हें वो लगता है ना कि यार क्या चीज है, ये वाला। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो हम अब आते हैं अपने
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज मेटल कास्टिंग। तुम्हारा ये पेपर में क्वेश्चन आता है भाई। भाई इसके इस सब्जेक्ट में ना तुम्हारे जितने टॉपिक्स है ना, उस सारे टॉपिक्स कवर करके ही जाना, क्योंकि एक बार एक टॉपिक आता है, दूसरा बार दूसरा टॉपिक आ जाता है। तुम इसके ऊपर नहीं डिपेंड होके जा सकते कि भाई ये करें या वो करें। और ऑब्वियसली थ्योरी है यार, कवर कर लो बैठ के यार सारे, पूरी वीडियो देख लो, बस तुम्हारा सॉर्टेड है। तुम्हारे पेपर में फुल ऐसे 30 on 30 मार्क्स लागोगे तो बस, और कुछ नहीं। चिल करो, ठीक है। नाउ कम टू मेटल कास्टिंग प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं अपना मेटल कास्टिंग। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर तुम्हें मैं बता दूं तो मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, हाई चांसेस ये कि इसका क्वेश्चन भी हमारे पेपर में आएगा। हाई चांसेस क्या, लिख के ले लो, आएगा। इसको ना सब ऐसे इग्नोर इग्नोर कर देते हैं, बट भाई बहुत हाई चांसेस आएगा, ठीक है। तो समझ लो पूरा अच्छे से पहले। तो मेटल कास्टिंग प्रोसेस होता क्या है? कास्टिंग मैंने तुम लोगों को बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, बताया ना कि कास्टिंग क्या होता है। कास्टिंग क्या होता है मैंने तुम, ओ यार, कास्टिंग क्या होता है अभी मैंने तुम्हें कुछ ही देर पहले बताया था कि हम मोल्ड में मोल्टन मेटल को पोर कर देते हैं, फिर वो शेप ले लेता है, दैट इज कॉल्ड कास्टिंग। तो अब उसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखो, मेटल कास्टिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच मोल्टन स्टेट इज poured into a mold cavity and allowed to solidify into desired shape। समझ आया? चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। मेटल कास्टिंग एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, भाई देखो सिंपल भाषा में बता देती हूँ, दैट मेटल कास्टिंग एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें मोल्टन मेटल, जो कि पिघला हुआ मेटल होता है हमारा, वो एक मोल्ड कैविटी में हम डालकर उसे ठंडा कर देते हैं। देन उसको सॉलिड होने के बाद वो मेटल मोल्ड का शेप ले लेता है। समझ आ रहा है? जैसे अगर हमने ये मोल्ड है, मान लो ये है, हम दिया बना रहे हैं, ठीक है, यह हमारा मोल्ड है, दैट इज मोल्ड, ठीक है। अब हम मोल्ड बनाए, मोल्ड है ये हमारा मोल्ड है। तो हमने मोल्टन, ये हमारा मोल्टन मेटल है, पिघला हुआ मेटल, ये हम इसमें डाल देंगे ताकि ये बाद में दिया का शेप ले ले। समझ आ रहा है ना? दिया का शेप ले ले, ऐसे ऐसे करना होता है। समझ आ रहा है? नाइस, गुड गुड गुड, ग्रेट, गुड गोइंग भाई, गुड गुड। मैं तुम्हें तुम्हें एक चीज और थोड़ा सा बता देती हूँ, दैट इज, मैं तुम्हें ना एक चीज बता रही हूँ, जैसे फ्लो चार्ट बता देती हूँ, स्टेप्स इन मेटल कास्टिंग, जिससे तुम्हें थोड़ा एक रेफरेंस मिल जाए और तुम्हें अच्छे से याद भी हो जाए। राइटिंग पेनी क्या हो रखी है, मैनेज कर लो, समझ आ रहा है ना? बस बैठी। भाई देखो सबसे पहला तो हमारा आ जाता है ये पैटर्न मेकिंग। हमारे सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा ये पैटर्न मेकिंग, ठीक है। पैटर्न मेकिंग के बाद हमारा आता है मोल्ड प्रिपरेशन। मोल्ड प्रिपरेशन के बाद तुम्हारा आ जाता है मेल्टिंग ऑफ मेटल। ये सिचुएशन तुम्हें समझ आ रहा है ना? पहले हम पैटर्न, मतलब अगर मान लो जैसे मेरे को ये स्टार बनाना है, तो मैंने पहले पैटर्न बनाया, देन इसके लिए एक मोल्ड प्रिपेयर करा कि भाई मेरे को ये बना के दो तुम, ठीक है। देन तुम्हारा मेल्टिंग मेल्टिंग ऑफ मेटल होगा। तो हमें जिस मेटल में चाहिए, मान लो मुझे ब्रोंज में चाहिए तो हम ब्रोंज पिघलाएंगे,
मुझे सिल्वर में चाहिए सिल्वर पिघलाएंगे, एल्यूमिनियम में चाहिए एल्यूमिनियम पिघलाएंगे, यू नो ऐसे ऐसे होता है। तो पहले मेल्टिंग ऑफ मेटल होगा, फिर पोरिंग ऑफ मेटल होगा, डालने का प्रोसेस करा जाएगा, यू नो पोरिंग ऑफ मेटल होगा। देन उसके बाद सॉलिडिफिकेशन होगा, हमें वेट करना होता है। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बोल दूं, तुम्हारे पेपर में आ जाएगा स्टेप्स ऑफ मेटल कास्टिंग बताओ। भाई तुम्हें मैंने समझा तो दिया कि लाइक पैटर्न बनाना होता है, उसमें मोल्ड प्रिपरेशन है सब। भाई तुम्हें लिखना पड़ेगा पेपर में, याद रखना ये जो टर्म्स मैं लिख रही हूं ना, लाइक पैटर्न, ये मत लिख देना कि भाई ड्राइंग बना दी। पैटर्न शब्द आना चाहिए तुम्हारे पेपर में, ठीक है तभी। और ये मोल्ड कोई भी ऐसे नहीं कि भाई हमने कोई भी मतलब ऐसे पार्ट ऐसे सिचुएशन, मतलब कुछ भी तुम्हें नहीं लिखना है। ये वर्ड्स तुम्हारे तुम्हारे पेपर में होने चाहिए, मोल्ड प्रिपरेशन, देन मेल्टिंग ऑफ मेटल, देन पोरिंग ऑफ मेटल, ठीक है, देन सॉलिडिफिकेशन, ये वर्ड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल। याद रखो, मैं बस इतना बता रही हूँ कि ये सारे ना टर्म्स लेवल पे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ही टर्म बेसिस पे है। तुम टर्म्स अच्छे यूज करोगे तुम्हें यू नंबर मिलेंगे, यू। समझ आ रहा है? देन उसके बाद शेक आउट प्रोसेस होता है। शेक आउट के बाद हमारा फिनिशिंग हो जाता है, और फिनिशिंग के बाद, फिनिश होने के बाद हमारा इंस्पेक्शन होता है। भाई स्कूलों में इंस्पेक्शन नहीं आते सबको? जब स्कूल में इंस्पेक्शन होता था भाई पूरा स्कूल ही क्लीन करना शुरू करते थे। हाँ भाई, मैं तो केवी से हूं तो मेरे को तो भाई ये चीजें काफी, बाकी स्कूलों में कैसे कैसे होता था अब आई डोंट नो, बट आई एम फ्रॉम केवी। मेरे को इतना पता है कि भाई हमारे यहाँ इंस्पेक्शन की तैयारी बहुत जोरों शोरों से होती थी। अलग ही चीज चल रही है भाई, अलग ही चीज चल रही है, अलग ही तैयारियां चल रही हैं भाई, पूरा स्कूल अलग ही सज रहा है। हर चीज मतलब स्कूल में इतनी भी अच्छी अच्छी चीजें होती है, हमें उस दिन पता, उस हफ्ते के बीच में पता चलता है कि भाई हमारे स्कूल में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मतलब वो ऑब्वियसली वो लोग ये सोचते थे कि हमेशा वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब हमें एक तो पढ़ाते भी बहुत मस्त थे। तो वो इंस्पेक्शन के टाइम में हमें और प्रिपेयर कराते थे, भाई तुम्हें ऐसे आंसर्स करने हैं, ये करना है। इट्स काइंड ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ मेटल। यहाँ मेटल का इंस्पेक्शन हो रहा है। अब कितना सारा, अब हम मान लो हमने गाना याद करा, ठीक है, देन उसे गाने की प्रैक्टिस करी, देन उसके बाद उसमें देखा कि हमारे सुर सही लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो हमारा गला खराब हो गया भाई, तो गले गले के लिए हम फिर गागल करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा ठंडा कम खाएंगे, गर्म पानी पिएंगे, ओके। ये सारे प्रोसेसेस होंगे, तो उसी को तो स्टेप्स कहेंगे। एक अच्छा गाना गाना जब हमारा होगा, जब हमारा गाना पूरा रेडी हो जाएगा, तो वो हमारा फिनिश हो जाएगा। फिनिश के बाद हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट कौन करता है? कोई दूसरा पर्सन करता है, कि भाई इसे गाना गाना आता भी है या नहीं आता, क्योंकि हमें तो लगेगा ना कि हम अच्छा ही कर रहे हैं। दूसरा बता दे तो पता चलता है कि भाई यहाँ हम क्या गलती कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, सेम विद एवरीथिंग। मैं मिटा देती हूँ मैं तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों को थोड़ा आसानी रहे समझने में, याद करने में। मैं यही चाहती हूँ कि तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। इस चीज को ध्यान में रख के रखना कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट तुम्हारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। मैंने मार्क कर दिया है, तुम लोग इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मेटल कास्टिंग आता है भाई, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके आगे का इसके आगे का अगर मैं बता दूं, तो तुम लोगों को अब एग्जाम में कैसे लिखना है ये मैंने तुम्हारा पहले से ही बना के रख दिया है, ताकि तुम लोग ये ना बोलो कि भाई दीदी ये तो समझ आ गया, बट इसके बाद ये क्या करें हम।
तो देखो, मेटल कास्टिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच मॉल्टन स्टेट इज पोर्ड इनटू अ मोल्ड कैविटी एंड अलाउड टू सॉलिडिफाई इनटू डिजायर्ड शेप। अब तुम्हें ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझा दिया मैंने कि मोल्ड में हम मेटल मॉल्टन मेटल को पहले डालते हैं, फिर शेप क्रिएट होती है, वो तुम्हारा पूरा प्रोसेस बता दिया है। तुम्हें जब पेपर में आएगा तो तुम्हें वो चीज बकायदा पूरे एग्जैक्टली लिखनी पड़ेगी। समझ आ रही है? पैटर्न मेकिंग मैंने अभी जैसे सिखाया तुम्हें, मोल्ड मेकिंग, कोर मेकिंग, मेल्टिंग एंड पोरिंग, सॉलिडिफिकेशन, देन शेक आउट, फिनिशिंग, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है किसी भी चीज का, ठीक है? तो उस प्रोसेस को हम थोड़ा सा अगर तुम्हें मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, मैं लेट से ले लेती हूँ कि दिस क्वेश्चन, अगर अगर मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है 5 नंबर में, तब तुमने इसका डेफिनेशन लिखा, तुमने ये सारे प्रोसेस लिखा, तुमने इसका फ्लो चार्ट बना के रख दिया, ठीक है? इतना काफी हो जाता है। बट अगर इसे तुम इतना एक्सप्लेन कर देते हो ना, तो तुम्हें टीचर लाइक 5 में से 5 देती है, 4.5 भी नहीं देने में सोचेगी। वो कहेगी भाई बच्चे को पूरा अच्छे से आता है। समझ आ रहा है? देन टाइप्स ऑफ कास्टिंग: सैंड कास्टिंग, डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, शेल मोल्डिंग। ये सारे तुम्हारे टाइप्स होते हैं, बट तुम्हारे मेजर अभी के लिए तुम्हारे मेजर जो हैं वो ध्यान में रखो। तो तुम्हारे सबसे मेजर है सैंड कास्टिंग और डाई कास्टिंग। दिस इज मोस्ट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है अभी के लिए तुम्हारे लिए। ये दोनों पेपर में तुम्हारा उठ के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये हॉट चेम्बर कोल्ड चेम्बर में तुम्हें आराम से अभी बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आराम से बताऊंगी, अभी रुको, तसल्ली कर लो। ओके, कम टू द एडवांटेजेस ऑफ मेटल कास्टिंग। भाई ये वर्सेटाइल है, साइज फ्लेक्सिबिलिटी है, मटेरियल फ्लेक्सिबिलिटी है, लो कॉस्ट है इसकी, कॉम्प्लेक्स इंटरनल शेप्स हैं, एंड देन मास प्रोडक्शन होता है, एंड रिसाइकलिंग भी है। सबसे अच्छी बात इसकी है कि रिसाइकलिंग है। समझ आ रहा है? इसको बस एक्सप्लेन करके तुम्हें एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम पर्पज से ये मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। तुम्हें ऐसे याद करना होगा, बाकी मैं समझाती जा रही हूँ तुम्हें कि वर्सेटाइल है, साइज फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो भाई, तुम्हें अगर पेपर में आ जाता है एडवांटेजेस लिखो, अगर तुम्हें इतना सब याद भी नहीं आ रहा, लाइक ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हुई ये भी याद नहीं आ रही, बट ये जो वर्सेटाइल है, साइज फ्लेक्सिबिलिटी है, मटेरियल फ्लेक्सिबिलिटी है, लो कॉस्ट है, ये वर्ड्स भी तुम्हें याद है ना, तो तुम ये भी अगर पेपर में लिख देते हो तो भाई अच्छा है। बस लिखो और उसे एक्सप्लेन कर दो, लिखो उसे एक्सप्लेन कर दो, ये तुम्हें करना आना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के पेपर में, ठीक है? देन कम टू द लिमिटेशन ऑफ मेटल कास्टिंग, ठीक है? इसमें सरफेस फिनिश ऑफन पुअर स्पेशली इन सैंड कास्टिंग नीड्स मशीनिंग। लिमिटेशंस भी थोड़े हैं, सरफेस फिनिश नहीं होता इसके अंदर थोड़ा कास्टिंग में, और डायमेंशनल एक्यूरेसी नहीं होती। तुम्हें एग्जैक्टली अगर मान लो जैसे तुम्हें बहुत एग्जैक्ट शेप बनाना है, तो बहुत एग्जैक्ट नहीं, उसके आसपास का शेप बन के निकल जाएगा। देन डिफेक्ट्स भी होते हैं थोड़े, ब्लो होल्स, श्रिंकेज, कैविटीज, पोरोसिटी एंड कोल्ड। ये भी मैं तुम्हें अभी पढ़ाऊंगी आगे, ठीक है? लाइक तुम्हें यही पूछ देंगे ब्लो होल का तुम जरा डायग्राम बना के दिखाओ, श्रिंकेज कैविटी की डायग्राम बनाओ। ये डिफेक्ट्स मैं भी कास्टिंग डिफेक्ट्स भी पढ़ाऊंगी, एंड वो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है। तो अभी थोड़ी तारीफ, देखो हर चीज की पहले तारीफ होती है फिर उसकी बुराई होती है। ये तो मतलब लाइफ का रूल है शायद। कोई चीज तुम्हें जब बहुत अच्छी लग रही होती है तो तुम्हें साथ साथ में तुम उसकी बहुत बुराई भी कर रहे होते हो, ठीक है? तो यही मेटल कास्टिंग के अभी बहुत फायदे भी देख लिए हमने, और फिर अभी हम इसी के साथ साथ अभी हम ये भी देख रहे हैं कि भाई ये कितना खराब भी है। देखो, अच्छा है, चीप है, सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि ज्यादा पैसे इसमें खर्च नहीं है, लो कॉस्ट है, एफिशिएंट है, ठीक है? नॉर्मल यूजेज के लिए इजी है वो। समझ आ रहा है? रिसाइकलिंग है, रिसाइकलिंग मोस्ट पर्पसफुली ये रिसाइकलिंग है। एंड लिमिटेशन देखो इसकी, लिमिटेशन डिफेक्ट्स है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज समटाइम्स इंफीरियर, लोअर स्ट्रेंथ ड्यू टू पोरोसिटी,
कोई नहीं, मैं ऐसा करती हूँ तुम लोगों के लिए इजी करने के लिए ये यूज करती हूँ थोड़ा। ब्लो होल्स है, श्रिंकेज कैविटीज है, पोरोसिटी है, कोल्ड शर्ट्स और आर कॉमन है, labor intensive sand casting and may require skilled workers, high cost in dyes in pressure die casting, environmental issues, foundries cause dust, fumes and तो लिमिटेशन ऑफ मेटल कास्टिंग समझ आ रहा है? समझ आया? लाइक इसमें सरफेस फिनिश नहीं होती है, थोड़ी डायमेंशनल एक्यूरेसी नहीं होती, डिफेक्ट्स होते हैं, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का सीन भी थोड़ा बैठता है, लोअर स्ट्रेंथ होती है इसकी, लेबर इंटेंसिव होता है सैंड कास्टिंग में रिक्वायर्ड, इसमें स्किल्ड लेबर तुम्हें चाहिए होते हैं। अब जैसे कुछ कुछ केसेस में क्या होता है ना कि अब तुम मान लो कि तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास मशीन अच्छी है तो तुम्हारे पास जो नॉर्मल लेबर होंगे ना, अगर तुम उन्हें सिखा दोगे अच्छे से तो वो तुम्हारा काम कर देंगे। समझ आ रहा है? लेकिन यार अगर तुम्हारे पास मशीनिंग, अब जैसे सैंड कास्टिंग में क्या होगा कि तुम्हें एकदम जो तुम्हारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तो डिजायर्ड प्रोडक्ट अगर नहीं मिलेगा तो तुम्हें क्या है कि तुम्हें कम से कम नहीं में एक चीज तो करनी पड़ेगी कि देखो, अब वही वाली बात है, तुम ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि एक चीज पे खर्चा करो और दूसरी चीज पे ना करो, है ना? अब मान लो अगर तुम मशीन पे खर्चा करते हो, तुम वर्कर पे रिलैक्स कर सकते हो, तो तुम अगर स्किल्ड लेबर कर रहे हो देन तुम्हें क्या नाम है, जो काम है तुम्हारा वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। तो सैंड कास्टिंग के लिए ना हमें थोड़े स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं, नहीं तो फिर काम ही सब एकदम बेकार हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसके साथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारा हो गया, देन हाई कॉस्ट डाइज इन प्रेशर डाई कास्टिंग। अभी तो डाई कास्टिंग नहीं आया, डाई कास्टिंग आएगा अभी। डाई कास्टिंग वैसे इसमें नहीं आएगा, आगे आएगा। डाई कास्टिंग में बड़ा हाई कास्टिंग के लिए बहुत काफी पैसे लगते हैं। देन एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, फाउंड्रीज कस डस्ट, फ्यूम्स, वेस्ट एंड डिस्पोजल, काफी चीजें निकलती हैं, चीजें होती हैं। तो आई होप तुम्हें सैंड कास्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। जिससे नहीं समझ आया मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज पीछे जाओ और अच्छे से समझ के वापस आगे बढ़ना, क्योंकि आगे के टॉपिक एकदम एकदम फ्लो के साथ है। जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ वही तुम्हारा आगे इंक्लूड होगा। तो ऐसा नहीं कि तुम सीधा आगे जंप मार जाओ तुम्हें पीछा नहीं समझ आया तो। ठीक है? देन सैंड मोल्ड, मोल्ड की बात करते हैं चल। Sand mold is hollow cavity created in sand to receive molten metal. Then flask, molding sand, cores. Cores placed inside the cavity. ठीक है? जो हमारा मोल्ड वाला पार्ट होता है वो इनसाइड द कैविटी होता है। ठीक है? एंड फ्लास्क फ्रेम टू होल्ड सैंड, टॉप बॉटम मिडिल पार्ट, मोल्डिंग सैंड इज सराउंड्स द पैटर्न। ये तो समझ आ ही गया होगा। अब आ जाते हैं इसके डायग्राम पे। देखो यार, इसका तुम्हें बहुत मुश्किल डायग्राम भी मैं दिखा सकती थी, बट देखो अब तुम एंड टाइम पे पढ़ रहे हो तो एंड टाइम पे क्या, मैं तुम्हें चाहती तो तुम्हें पता है काफी मुश्किल सा डायग्राम बता देती, बट मैंने सोचा यार इतना मुश्किल डायग्राम क्यों बनाना, एक सिंप्लीफाइड वे में मैंने तुम्हारे लिए छोटू सा डायग्राम बना दिया। तुम ये पेपर में बना के आओगे भाई, मैं बता रही हूँ भाई, तुम ये सैंड कास्टिंग में या कास्टिंग प्रोसेस तुम्हारा एक्सप्लेन करने को पूरा आता है तो तुम इसमें ये डायग्राम बना के आते हो भाई, टीचर तुम्हें भाई 5 में से 5 नंबर देगा। समझ आ रहा है? इसमें ये देखो, पोरिंग बेसिन है, देन स्प्रू है, इस चीज को बोला जाता है स्प्रू। ये राइजर है, ठीक है, यहाँ कास्टिंग होता है। देन ये चीज कोर है तुम्हारी, और ये तुम्हारा सैंड होल्ड है। समझ आ रहा है ना? राइजर का हर चीज का काम बताएगा। राइजर तुम्हारा इसलिए होता है कि तुम जैसे अगर मान लो तुम्हारा अगर कोई चीज बनाई जा रही है अगर, तो उसके बीच में अगर तुम्हारा ये जो गैप आना होता है ना, थोड़ा ब्लो होल्स और ये सब डिफेक्ट्स जो आने लगते हैं, तो ऊपर से भी मेटल डाला जाता है राइजर में, ताकि वो जो होल्स है ना वो होल्स क्रिएट ना हो और हमारा एक डिजायर्ड पूरा प्रोडक्ट निकल के आ जाए। समझ आया? तो ये डायग्राम अच्छे से लर्न कर लेना। ओके?
चलो, रेप्लिका ऑफ कास्टिंग यूज टू प्रिपेयर मोल्ड कैविटी। रेप्लिका ऑफ कास्टिंग को यूज करा जाता है मोल्ड कैविटी के लिए। समझ आ रहा है? देन टाइप्स ऑफ पीस पैटर्न। टाइप्स ऑफ पीस पैटर्न: सिंपल शेप्स, split pattern made two parts, match plate pattern, pattern mounted on plate for mass production, gated pattern includes gating system, sweep pattern for symmetrical large casting, losing piece pattern is for undercut difficult shapes। तो हर चीज का इलाज है यहाँ। क्या समझ आया? या हर चीज का इलाज है, मतलब टू पार्ट्स के लिए स्प्लिट पैटर्न बना दिया तुम्हारा। समझ आ रहा है? तुम्हारा गेटिंग सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग भाई, बता दूं मैं। गेटिंग सिस्टम इज इंपॉर्टेंट थिंग। अभी आएगा तुम्हारा, यहाँ देख रहे हो ना, आएगा आएगा अभी, पढ़ाऊंगी अभी। तो ये पैटर्न्स में ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, देन उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है। हमारा वुड यूज होता है, मेटल यूज होता है, प्लास्टिक यूज होता है, वैक्स यूज होता है। और ये सारी चीज, वुड क्यों यूज होता है? वो चीप होता है, इजी टू यूज होता है, बट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर होता है। मतलब साथ ही में उसका लिमिटेशन भी लिख दिया मैंने, ताकि तुम्हें समझ आता रहे भाई। और मेटल में वो स्ट्रांग होता है, एक्यूरेट होता है, बट एक्सपेंसिव होता है। प्लास्टिक में ड्यूरेबल होता है, बट लाइट वेट होता है। वैक्स में फॉर प्रिसिशन कास्टिंग होता है। समझ आया? चलो, पैटर्न अलाउंसेस, श्रिंकेज अलाउंसेस, मशीनिंग अलाउंस, ड्राफ्ट अलाउंस, डिस्टॉर्शन अलाउंस, रैपिंग अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस तुम्हारे मुंह जुबानी रटे होने चाहिए। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि भाई रट लो, बट ठीक है, ये वर्ड्स तुम्हें याद होने चाहिए। डायरेक्ट तुम्हारा आ जाता है, बताओ अलाउंस क्या होता है, तो तुम्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि भाई श्रिंकेज अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस, ड्राफ्ट अलाउंस, डिस्टॉर्शन अलाउंस एंड रैपिंग अलाउंस। समझ आ रहा है? द टाइप्स ऑफ पैटर्न, टाइप्स ऑफ पैटर्न तुम ये बना दोगे तब तो भाई वाह 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 वाह, दिल ही खुश हो जाएगा टीचर का कि क्या टैलेंटेड बच्चे आए हैं भाई फर्स्ट ईयर में। कि भाई ड्राइंग बना दे रहे हैं पूरी। याद रखो भाई, मैन्युफैक्चरिंग तुम्हें नंबर ही देगा ड्राइंग पे। लाइक तुम जितना अच्छा फ्लो चार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम जितना अच्छा, मैंने इसलिए तुम्हें आंसर्स उसी बेसिस पे लिखवाए हैं, तुम्हें उसी तरीके से मैं समझा रही हूँ ताकि तुम ऐसा ही पेपर करो। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये समझ आ गया ना तुम लोगों को कि पैटर्न्स का क्या लेकिन तुम्हारे पेपर में आ जाएगा व्हाट इज पैटर्न, डायरेक्ट। समझ आ रहा है? व्हाट इज पैटर्न डायरेक्ट आ जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ पैटर्न बताओ, मटेरियल बताओ, पैटर्न अलाउंसेस बताओ। मैं बता रही हूँ तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तुम्हें इसमें डिफाइन कर देना है सबसे पहले। डिफाइन करते के साथ तुम्हें टाइप्स बता देने हैं 2-3। टाइप्स बताने के साथ साथ तुम्हें ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, सिंपल शेप्स हैं, मेड इन टू पार्ट्स है, ये एक्सप्लेन कर देना है। देन तुम फिर मटेरियल बता दो, लाइक वुड, मेटल, प्लास्टिक, ऐसा। मतलब पैटर्न अलाउंसेस तक आते आते तो भाई मजा ही आ जाएगा। पैटर्न अलाउंसेस बता दोगे तब तो भाई मैं तुम्हारी ऐसी तैयारी कराना चाह रही हूँ कि भाई तुम्हारा अगर तुम एक भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तुम्हारे फुल फुल मार्क्स होने चाहिए। ठीक है? मोल्डिंग सैंड, ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, लोम सैंड, फेसिंग सैंड, बैकिंग सैंड, कोर सैंड, ये मोल्डिंग सैंड के एग्जाम्पल्स हैं। बेटा अगर तुम लोगों ने ये चीजें ऐसे बता दी ना, बस बहुत सही। बस तुम्हें ये लिखना है, ग्रीन सैंड है, ड्राई सैंड है, लोम सैंड है, फेसिंग सैंड है। ठीक है? मॉइस्ट होता है, मोस्ट कॉमन होता है, बिग मोल्ड्स होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, क्लियर रिच होता है, लार्जर कास्टिंग्स होती है, थिन लेयर नेक्स्ट टू पैटर्न, बल्क मटेरियल बिहाइंड फेसिंग सैंड फॉर मेकिंग कोर्स, रिफ्रैक्टरीज, परमेबिलिटी, स्ट्रेंथ, फ्लोबिलिटी, कोलैप्सिबिलिटी, अडेसिवनेस, कोहेसिवनेस, ये प्रॉपर्टीज हैं। ये तुम जो मैकेनिकल के बच्चे हैं ना, याद रखो। मैकेनिकल वालों, मैकेनिकल के बच्चों के लिए बोल रही हूँ मैं, ये तुम्हें आगे आने के लिए पढ़ने को मिलेगा, ये सारे टर्म्स। ठीक है? तो रेडी हो जाओ, मस्त सब्जेक्ट्स है वैसे।
चलो मैं तो यही होप कर रही हूँ भाई तुम्हें थोड़ा मस्ती से पढ़ाओ ताकि तुम लोगों को मजा आके तुम ये पूरी वीडियो भी देख जाओ और तुम्हारा पेपर भी अच्छा हो। ठीक है। देन कोर मेकिंग। देखो मैं जो जो बता रही हूँ देखो ये तुम्हारे पेपर में आने वाला है भाई। ठीक है मैं पूरा बोल रही हूँ। मेरे को आके ना फिर सारे बताएंगे कि दीदी जो बताया था ना आपने वो आया। ठीक है। नाउ कोर मेकिंग। Sand block used to form hollow parts inside casting. Then core requirements. Strength to resist a metal, pressure, collapsibility. Then core types, green sand, dry sand and CO2 shell shows. कोर मेकिंग कैसे होता है? पहले कोर देखा जाता है, देन कोर की रिक्वायरमेंट देखी जाती है, देन कोर का टाइप देखा जाता है। ओके। देन नाउ कम टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज गेटिंग सिस्टम। गेटिंग सिस्टम क्या होता है? गेटिंग सिस्टम तुम्हें इंश्योर कराता है दैट स्मूथ फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल इनटू कैविटी। गेटिंग सिस्टम एक मतलब एक उसका एक वो है जैसे जिसमें से जैसे मोल्टन मेटल तुम्हारा जा रहा है और ये पूरा मतलब जाते का प्रोसेस है। ये जो इसके अंदर से जाता है ये जिससे होते हुए जाता है दैट इज कॉल्ड गेटिंग सिस्टम। इसका मान लो तुम्हारा पोरिंग बेसिन होता है, स्प्रू होता है, रनर होता है, गेट होता है, राइजर होता है। ये तो मैंने तुम्हें यहाँ मेटल कास्टिंग में समझाया ही था। ये देखो यही डायग्राम उसने एक्सप्लेन कर दिया गेटिंग सिस्टम में। समझ आ रही है? बस तुम्हें पर्टिकुलरली मान लो अगर तुमसे बोला गया है पोरिंग बेसिन तो तुम्हें पोरिंग बेसिन बना देने का होता है। ठीक है। एंड तुम्हें अगर वो स्प्रू कह रहा है तो तुम स्प्रू बना दो, स्प्रू इज दिस। देन राइजर कह रहा है राइजर बना दो, कास्टिंग कह रहा है कास्टिंग बना दो, कोर कह रहा है कोर बना दो। बेसिक यार बेसिक। समझ आ रहा है? बेसिक बेसिक काम भी कर दोगे ना तो बहुत अच्छा चला जाएगा तुम्हारा। देन नाउ कम टू अच्छा मैं गेटिंग सिस्टम का तुम्हें एक डायग्राम भी बता देती हूँ। गेटिंग सिस्टम में तुम ये ले सकते हो भाई। काफी देर से ब्लैक पेन से नहीं लिखा है यार, ब्लैक से लिखते चलो। ब्लैक से मैंने थोड़ा नोट्स बना रखे हैं ना तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ब्लैक से नहीं ग्रीन से और रेड से लिखते हैं चलो। गेटिंग सिस्टम सबको समझ आ गया? गेटिंग सिस्टम में बस ये डायग्राम बना देने का तुम्हें। सिंपल स्मूथ काम करो। ठीक है। नाउ कम टू दी क्यूपोला फर्नेस। ये तुम्हारा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये तुम्हारे हमारे हर साल पेपरों में आता है। ये तुम्हारे एंड सेम में तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 10 नंबर। कैन यू बिलीव? अरे अभी तुम्हारा क्या होगा? अभी ये लोग 5 नंबर का दे देंगे, 5 नहीं तो 6 नंबर का दे देंगे ये क्वेश्चन। समझ आ रहा है? तो इसको ना थोड़ा लंबे पर्सपेक्टिव से सोचना। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, क्यूपोला फर्नेस। भाई ये जो टॉपिक है ना ये टॉपिक तुम्हारा एंड सेम में 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। पक्का। गारंटेड। हर बार। लाइक पिछले 5 साल से हर बार आ रहा है, हर बार। हमने भी अपने पेपरों में लिखा था, पिछले साल वालों ने भी अपने पेपरों में लिखा था, हमसे पिछले साल वालों ने भी पहले पेपर में लिखा था, हमारे 2 सीनियर्स ने भी पेपर में लिखा था। तो ये तो भाई ये टॉपिक ही ऐसा है कि ये टॉपिक बहुत लंबा है। ठीक है। तो इसे तुम्हें बहुत डिटेल्ड में समझना होगा। मैं भी समझा दूंगी सारी चीजें ऐसी जिप जैप जू करके यूं। ठीक है। तुम लोगों को बस इसको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से और इसको डिटेल्ड में लिख के आना है पेपर में। ये जो डायग्राम बना है ना ये डायग्राम, दिस डायग्राम, भाई ये डायग्राम ना तुम्हारे दिमाग में ऐसा छपा होना चाहिए क्योंकि ये पेपर में आता है। ड्रॉ स्केच ऑफ क्यूपोला फर्नेस एंड explain its construction एंड लिमिटेशन विद एडवांटेजेस। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तुरंत, टू दी पॉइंट मैं बोल रही हूँ, ऐसे उठते आता है क्वेश्चन ये। तो अब ध्यान से सुनेंगे सब। ठीक है। हाँ चलो बढ़ते हैं क्यूपोला फर्नेस की तरफ। तो व्हाट इज
सबसे पहले तो क्यूपोला फर्नेस होता क्या है? Cupola furnace is a vertical cylindrical surface used in foundries to melt cast iron, some bronzes, and other alloys. It works on the principle of counter current heat exchange. Getting my point? ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? काउंटर करंट हीट एक्सचेंज. ओके, तो अब ये मान लो जैसे क्यूपोला फर्नेस एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल फर्नेस है. तुम्हारी ये वर्टिकल सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल टाइप नहीं दिख रहा, सिलेंड्रिकल सरफेस है. ओके, तो अब ये मान लो जैसे क्यूपोला फर्नेस एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल फर्नेस होता है जो मेनली कास्ट आयरन में मेल्ट करने के लिए यूज होता है. ठीक है, तो कास्ट आयरन को मेल्ट करने के लिए यूज होता है ये मेजर मेजर थिंग है. क्या याद रहे? कुछ चीज लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, ये लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ना ये फर्नेस स्टील शेल का भी बनता है और अंदर से फायर ब्रिक भी होती है, लगी होती है इसके अंदर, ताकि हाई टेम्परेचर बियर मतलब हाई टेम्परेचर ये सह पाए. इसके अंदर ब्रिक भी लगी होती है ना. ये सारी चीजें ब्रिक वगैरह होती है इसलिए ताकि ये थोड़ा ज्यादा गर्म टेम्परेचर, क्योंकि कास्ट आयरन ऑफ कोर्स हो रहा है मेल्टिंग के लिए, तो बहुत टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इसके लिए वो सब भी लगाया जाता है. ठीक है, देन नाउ कम टू दी. इसमें शेल होता है, चार्जिंग डोर होता है, बेड कोक होता है, ट्यूअर्स होता है, विंड बेल्ट ब्लोअर होता है, स्लैग होल होता है, टैप टैप होल होता है, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होती है, जोन्स ऑफ क्यूपोला होता है, क्रूशिबल जोन होता है. जोन्स ऑफ क्यूपोला में क्रूशियल जोन होता है, कंबशन जोन होता है, रिड्यूसिंग जोन होता है, मेल्टिंग जोन होता है, प्री हीटिंग जोन होता है. अब मैं अगर शेल का बता दूं तो ये एक बड़ा वर्टिकल स्टील सिलेंडर होता है. इसकी हाइट लगभग लगभग 6 मीटर to 10 मीटर तक होती है. समझ आ रहा है? तुम्हें ये चीज तो दिख ही रही है कि एक बड़ा सा ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है कुछ. बेकार बना दिया. इतना तो समझ आ रहा होगा, ये एक बड़ा सा एक सिलेंड्रिकल कुछ सरफेस है, दैट इज कॉल्ड शेल. ये कम से कम नहीं नहीं मैं 6 मीटर से लेके 10 मीटर तक की लंबाई में होता है. ठीक है, देन हम आते हैं अपनी देन हम आते हैं अपने चार्जिंग डोर पे. ये रहा ना, चार्जिंग डोर क्या है? सबसे पहले इसकी लोकेशन बता दो. लोकेटेड अबव टू मेटल चार्जिंग फ्लोर, और ये सब सारी चीजें अपना एक्सप्लेन करना. तुम्हें ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद करना है ताकि तुम्हें पूरा एक्सप्लेन. तुम्हें ये डायग्राम याद हो गया ना, तुम्हें ये डायग्राम लर्न हो गया ना बाय हार्ट, भाई तुम इस क्वेश्चन को पूरा 10 से 10 पूरा लिख सकते हो. लेकिन अगर तुम्हें डायग्राम याद नहीं है तो तुम फिर भूल जाओ, तुम फिर डेफिनेशन ही लिख के आ पाओगे फिर. सारी सीधी सी बात है. ठीक है, इसका चार्जिंग डोर क्या होता है? ऊपर की साइड एक जैसे जैसे अभी डोर मैंने दिखा दिया तुम्हें, वो होता है जहां से रॉ मटेरियल जैसे हमारा पिग आयरन होता है, कोक होता है, लाइमस्टोन होता है, ये सारी चीजें मतलब फर्नेस में डाले जाते हैं. ये जो फर्नेस है पूरा, इसमें डाला जाता है इसके थ्रू. जैसे हमारा एग्जाम्पल मैं यही लिख देती हूँ ताकि तुम्हें पता रहे, दैट कोक, लाइमस्टोन, फिर तुम्हारा पिग आयरन, ये सारी चीजें इसके थ्रू डाली जाती. देन कम टू अपना बैड बेड कोक. बेड कोक क्या होता है? दैट इनिशियल कोक बेड फॉर्म्ड एट अ बॉटम टू स्टार्ट कंबशन. मिट गया.
है ना। इनिशियल कोक बेड फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द स्टार्ट कंबशन, ठीक है। देन कम टू ट्यूअर्स, देन कम टू द ट्यूअर्स। अब भाई ट्यूअर्स क्या होते हैं? फर्नेस के लोअर साइड पे जो होल्स होते हैं, ये देखो, फर्नेस के जो डाउन साइड पे ये जो होल्स होते हैं, यहीं से ना एयर ब्लास्ट होती है। लाइक जैसे जो बहुत हीट ऊपर ऊपर जा रहा होता है ना, पूरा हीट हीट ऊपर जा रहा होता है, तो यहाँ से एयर निकलती है, ब्लास्ट होती है बहुत ज्यादा, ब्लोअर के थ्रू, मतलब समझ आ गया ना। यहाँ से एयर ब्लास्ट से कोक जलता है और हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? यहीं से ये जल के बहुत हाई टेम्परेचर बन जाता है। ओके, देन विंड बेल्ट पे आ जाओ। तुम्हारा विंड बेल्ट, विंड बॉक्स, you can also say this wind box, then wind belt, दोनों ही बोल सकते हो। विंड बॉक्स क्या होता है? दैट ट्यूअर्स में एयर सप्लाई करने के लिए होता है ये, इसमें हम एयर डाल पाए, ये एयर सप्लाई का, तभी ये इधर जाता है और फिर यहाँ से फटना शुरू होता है। समझ आ रहा है? देन तुम्हारा ये आ जाओ, तुम्हारा स्लैग होल क्या होता है? अब मैं यहाँ तुम्हारे स्लैग होल की बात कर रही हूँ। स्लैग होल का मतलब क्या होता है? साइड में एक और होल होता है जिससे अलग, जिससे जिससे स्लैग निकल मतलब स्लैग होल क्या होता है? स्लैग होल होता है जिससे कि मॉल्टन मेटल निकालने के लिए एक वो होल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्लैग होल। तुम स्लैग होल भी लिख सकते हो, स्लैग स्पाउट भी लिख सकते हो, यहाँ जो लिखा हुआ है तुम वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देन कम टू टेप होल, टैप होल। तुम्हारा टैप होल जो है, टैप होल इज इन, टैप होल यूज इन ड्रेन आउट मॉल्टन मेटल। हाँ तो फिर मैं अब बोल रही हूँ ना, जैसे फिर उसका टैप होल क्या होता है? टैप होल यूज होता है ड्रेन आउट के लिए मॉल्टन मेटल में। देन रिफ्रैक्टरी लाइनिंग क्या होता है? दैट फायर क्ले लाइनिंग टू प्रोटेक्ट द स्टील शेल। समझ आ रहा है? देन जोन्स ऑफ क्यूपोला क्या होता है? फ्रॉम बॉटम बॉटम टू टॉप, क्रूशिबल जोन होता है, कंबशन जोन होता है, रिड्यूसिंग जोन होता है, मेल्टिंग जोन होता है, प्री हीटिंग जोन होता है, ठीक है। भाई ये नोट्स तुम्हारे लिए बनाए हैं ताकि तुम लोग बहुत तसल्ली से इसको पूरा अच्छे से पढ़ पाओ, समझ पाओ, ठीक है। क्योंकि यार हमारे टाइम पे हमें कोई देता नहीं था, तो मैंने सोचा यार तुम लोगों के लिए बना देना चाहिए यार, काफी काफी स्कोर करने में तुम्हें आसानी हो जाएगी। तुम्हें अब सारा सारा जैसे कि हम सारा का सारा कंटेंट एक जगह पे तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से दे रहे हैं, तो भाई कम से कम सारे लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो। भाई अब तुम ही आइडिया लगा लो कि तुम्हें एक जगह तुम्हें पूरा कंटेंट मिल जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। और सब कुछ एक जगह अच्छे से कंटेंट मिल जा रहा है, सब कुछ कवर्ड मिल जा रहा है, एकदम कंसाइज वे में है, तो भाई इस बात पे लाइक तो बनता है, लाइक तो बनता है भाई। हिट दैट लाइक बटन, फटाफट सबकी लाइक हो जाने चाहिए भाई, कम से कम 100 लाइक्स होने चाहिए, ठीक है। और भाई लास्ट टाइम हमने 300 का टारगेट रखा था, अब इस बार ना 500 का टारगेट है, 500 सब्सक्राइबर्स का। समझ आ रही है? तो फटाफट सारे सब्सक्राइब भी करते जाओ, क्योंकि आगे की जितनी भी अपडेट होगी पेपर में, कैसे कैसे क्या लिखना है, हर चीज, सारी अपडेट तुम्हारी इसी कॉलेज इन दिनों के यूट्यूब चैनल पे आ रही होंगी बाद में। फिर तुम लोग कहोगे कि तुमने मिस आउट कर दिया, तो बेल आइकन तुम प्रेस कर देना, जिससे कि भाई तुम्हें इजी हो कि तुम पढ़ पाओ। हम तो तुम्हारे लिए कंटेंट बना रहे हैं, तुम्हारे तक डिलीवर हो तो तुम्हें उसके लिए इतना तो करना पड़ता है, ओके। भाई अगर यहाँ तक आ गए ना, हैशटैग क्यों बोला फर्नेस डे, या तो हैशटैग भाई एक रेड दिल, व्हाइट दिल, ये दोनों होना चाहिए। दिल, ये चीज तो होनी चाहिए भाई। चलो
A bed of coke is ignited at the bottom. Continuous all blast in supplied through a Tours. वर्किंग प्रिंसिपल ये है इसकी. देन कोक बर्न होता है. देन मेटल चार्ज मेटल होता है. देन फ्लक्स लाइमस्टोन रिएक्ट्स विद द इम्प्योरिटीज, फॉर्म स्लैग, रिमूव थ्रू स्लैग होल. देन मोल्टन मेटल निकलने लग जाता है. इस केस में अगर मैं तुम लोगों को बता दूं तो लेट्स गो. मैं तुम्हारा ये वर्किंग प्रिंसिपल बता देती हूँ एक बार फिर बोला का, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए अच्छे से एंड समझ आ जाए. एट द एंड मेरा बस ये है कि तुम लोग को भाई समझ आना चाहिए अच्छे से. ठीक है, चलो. दैट चार्जिंग सबसे पहले होता है. देन तुम्हारा इग्निशियन होता है. देन तुम्हारा एयर ब्लास्ट होता है. देन तुम्हारा मेल्टिंग जोन आता है. देन तुम्हारा स्लैग फॉर्मेशन होता है. अगर मैं वापसी ले लूं, वापसी मतलब यही चल रहा है, आगे ही चल रहा है. मॉल्टन मेटल कलेक्शन, मॉल्टन मेटल कलेक्शन है इसको. लेट्स गो तो कमेंट हो जाना चाहिए भाई. इतना तो बनता है यार. ठीक है, चलो. ये तुम्हारा मैंने वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया. ये दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. समझ आया? ये तुम्हारा वर्किंग प्रिंसिपल होता है. और तुम पेपर में ऐसे लिख देना 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पूरा लिख देना कि देखो मैम, चार्जिंग होता है पहले, देन इग्निशन होता है, देन एयर ब्लास्ट होता है, देन मेल्टिंग जोन होता है, देन स्लैग फॉर्मेशन होता है, और देन मॉल्टन मेटल कलेक्शन होता है लास्ट. गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ आ रहा है ना बच्चा लोग? मौज मस्ती काटो भाई. मैं तो फुल सपोर्ट करती हूँ, मौज मस्ती काटो, लेकिन जब पेपर हो तब थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए. थोड़ा मल्टी टैलेंटेड बन के रहो. कॉलेज है तुम्हारा, जितना मल्टी टैलेंटेड बनोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा है. ठीक है, अपने आप को ना यार बस रोको मत कि ये नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते. तुम सब कर सकते हो भाई. एनीथिंग तुम सोच सकते हो तो तुम कर सकते हो. समझ आ रहा है? बस बिलीव इन योर सेल्फ. बस ये सोसाइटीज के चक्कर में बस मत पड़. दिमाग भेजा हिल जाएगा भाई. तो अब मैं क्यूबोला फर्नेस में तुम्हें पूरा अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, देन अब मैं कम टू दी एडवांटेजेस में तुम्हें लास्ट कवर करा देती हूँ. इसका पूरा कंप्लीट करा देती हूँ. ठीक है, दैट सिंपल डिजाइन एंड इजी ऑपरेशन, कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन पॉसिबल, लार्जर. एडवांटेजेस इसकी क्या है? सिंपल डिजाइन है, कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन है, लार्जर मेटलिंग कैपेसिटी है, लो फ्यूल है, प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म क्वालिटी है. जितनी तारीफें लिख सकते हो सारी तारीफें तुम्हारी एडवांटेजेस में आ जानी चाहिए. समझ आ रहा है? एंड देन लिमिटेशन में तो फिर तुम्हें इसकी भी बुराई शुरू हो गई. कैनॉट मेल्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल लाइक स्टील. स्टील मेल्ट नहीं कर सकता, ये आयरन मेल्ट करता है. अब ये मत बोलना आयरन और स्टील सेम होता है. जो ये लोग बोल रहे हो ना भाई, दूर रहो दूर रहो. इंजीनियरिंग करने आए हो भाई, अलग अलग होता है. समझ आ रहा है? चलो. जनरेट्स लॉट ऑफ स्मोक एंड पोल्यूशन. वो तो हर चीज ही खराब कर रही है. तुम दिल्ली में हो तो दिल्ली में तो वही स्मोक ही स्मोक हो रहा है. तो अब क्या ही नई बात बोलूं. कॉम्पोजिशन ऑफ मॉल्टन मेटल डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा. नीड हाई लेबर एंड स्किल सुपरविजन. अब तो आजकल वैसे ना एक छोटी सी छोटी नौकरी के लिए भी भाई तुम्हें स्किल्ड होना चाहिए. कुछ नहीं तो तुम्हारे रिज्यूमे में सबसे पहले यही मांग देंगे कि तुम कितने स्किल्ड हो भाई. बताओ तुम्हें क्या क्या आता है, तुम कितना पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सारी चीजें नहीं. तुम्हें ये है भाई तुम्हें आता क्या क्या है, तुम ये क्या खड़े होके ये चीजें बोल सकते हो.
ये तुम्हें, अगर तुम्हें आता है तब तो तुम्हारी बहुत अच्छी बात। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पेशल कास्टिंग। स्पेशल कास्टिंग क्या होती है? स्पेशल कास्टिंग देखो, मैं इतना बता दूं, ये उतना इतना भी नहीं है, मतलब बट आ जाता है, कभी कभी थोड़ा बहुत आ जाता है, बट मेन तो वैसे तुम्हारा सैंड कास्टिंग होता है, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ ये भी। इसमें शेल मोल्ड कास्टिंग होता है, प्रेशर डाई कास्टिंग होता है, और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज द मेन कास्टिंग प्रोसेस जो तुम्हारा यूज होगा। ठीक है, तो ये तुम्हें इसके बस पार्ट्स ये मेमोरी में भाई भर लेना अपने, कि भाई ये होता है। ठीक है, देन थिन शेल एडवांटेजेस क्या होते हैं, देन मॉल्टन मेटल क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, हॉट चैम्बर कोल्ड चैम्बर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हारी आ जानी चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा पेपर में बस इतना ही आएगा, अगर आएगा भी तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा आ जाता है ये कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में टाइप्स क्या है, ये लो, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, सेमी सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। देन हॉट चैम्बर कोल्ड चैम्बर। देखो ये हॉट चैम्बर और कोल्ड चैम्बर वाला क्वेश्चन, इसमें तुम्हारा डिफरेंसेस आ जाता है। डिफरेंसेस बताओ भाई, हॉट चैम्बर क्या होता है, कोल्ड चैम्बर क्या होता है। हाँ, मैं तुम लोगों के लिए एक ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस की एक पीडीएफ दूंगी तुम्हें मैं। ठीक है, वो मैं वैसे यूनिट 2 में तुम्हारे साथ में सेकेंड वीडियो में कवर भी कर दूंगी। ठीक है, उसमें जितने ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग में, वो सारे कवर्ड होंगे। तुम्हें बस पेपर से पहले, पेपर से एक दिन पहले वाले दिन तुम्हें बस एक गो थ्रू करना होगा, वो जितने क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, वो एक आध आ जाए वो अलग बात है, बट लेकिन मोस्टली पेपर तुम्हारा वो ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस में से होगा। तो मेक श्योर करना कि वो ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस तुम पूरा करके जाओ। गेटिंग माई पॉइंट? यो गाइस, समझ आ रहा है ना? ठीक है। यार बस मेरा ये है ना कि तुम लोग को यार समझ आना चाहिए यार, बस। और कुछ नहीं, क्यूटीज हो यार तुम लोग यार। तुम्हें नहीं समझ आया भाई, तुम्हारे लिए तो बना रहे हैं, यू नो। बस चलो, ठीक है। देन कास्टिंग डिफेक्ट्स पे आ जाओ भाई। कास्टिंग डिफेक्ट्स, ये मैं बोल रही हूँ अच्छे से कर लेना। ये तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में तुम्हें परसों, मतलब जब भी तुम पेपर दे रहे होगे तुम्हें पेपर में मिलेगा डिफेक्ट्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, दैट गैस डिफेक्ट, श्रिंकेज डिफेक्ट, मोल्डिंग डिफेक्ट, पोरिंग डिफेक्ट, मेटलर्जिकल डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट में क्या क्या होता है तुम्हें ये डायग्राम भी पता होने चाहिए। तुम्हें ये ऐसे ही बनाना है, श्रिंकेज, कोल्ड शीट, मिश्रण। ये जो 4 डायग्राम बनाया ना मैं तुम्हारे लिए, ये डायग्राम तुम्हारे याद होने चाहिए। तुम्हारा अगर कास्टिंग डिफेक्ट्स कहीं आ जाए, ये फट से तुम्हें ये 4 डायग्राम बना देना है। समझ आ रही है? समझ रहे हो ना? तो हाँ बोलो, यस। ठीक है, तो गैस डिफेक्ट में तुम्हारा आ जाता है ब्लो होल्स, पिन होल्स, पोरोसिटी। श्रिंकेज में तुम्हारा, श्रिंकेज डिफेक्ट में तुम्हारा आ जाता है श्रिंकेज कैविटीज, माइक्रोपोरोसिटी। मोल्डिंग डिफेक्ट्स में तुम्हारा सैंड इंक्लूजन, कैब्स एंड ये आ जाता है। पोरिंग डिफेक्ट्स में तुम्हारा मिश्रण आ जाता है। मिश्रण तुम्हारा मैंने जैसे, क्या नाम है ये, मिश्रण जैसे तुम्हारा यहाँ बना रखा है, श्रिंकेज का तुम्हारा यहाँ बना दिया, ब्लो होल्स का तुम्हारा यहाँ बना दिया, और ये भी तुम्हारा यहाँ बना दिया। ठीक है भाई। भाई एक चीज याद रहे, बदमाशी नहीं, ऐसी बोल रही हो भाई, चलो। बदमाशी नहीं होनी चाहिए भाई, बदमाशी नहीं मित्र। पढ़ते चलो। ये कोल्ड शट है, ओके। यार कहीं तुम लोग गलत पढ़ लो तो मैं थोड़ा क्लीन ही कर देती हूँ ये चीज, पढ़ते टाइम गलती हो जाती है। लो शट है ये, शीट लिख दिया था गलती से मैंने भी, गलती हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तुम्हारा कोल्ड शर्ट कैसा है ये देखो बना रखा है मैंने, मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स, बस ये तुम्हें कवर कर लेना है। ठीक है, अब बाकी इसके आगे का, यहां तुम्हारा खत्म होता है कास्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट 1। यूनिट 1 डन। ठीक है,
इतने दिन से बोल रहे थे भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ले आओ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। मैंने कहा ले आते हैं भाई तुम्हारे लिए, ठीक है। सबका पेपर है पता है ना 29 से। तो भाई मेक श्योर करो, हम तुम्हारे लिए बना रहे हैं, तो तुम लोग लाइक करो, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, दिल 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 दिल, भाई दिल तो रेड होता है कि जिस जिसको ये लेक्चर में मजा आया वो भाई रेड दिल से रिएक्ट करेंगे, मैं समझ जाऊंगी कि हाँ ये मेरी पार्टी है भाई, ठीक है, ये मेरी टीम वाले हैं। ओके, तो रेड दिल से कमेंट कर देना। ओके, और भाई इस वीडियो पे तुम्हारे 100 लाइक्स आ जाने चाहिए, ठीक है। एंड तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तुम करो, ये तुम भाई मैं नहीं जानती 500 करो। उसके बाद तुम्हारा देखो तुम्हें और कितनी सारी चीजें इसी चैनल पे मिलती जाएंगी मिलती जाएंगी मिलती जाएंगी। भाई अभी तो शुरुआत है, अभी देखो और आगे आगे तुम्हें और कितनी सारी चीजें। तो भाई क्या कर रहे हो भाई, अपने दोस्तों को भेजो, सारे आईपीयू के सारे फ्रेंड्स को भेजो, तुम AKTU के भी अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हो। सब्सक्राइबर्स 500 करो सारे, अगली वीडियो तक 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए भाई मेरे को, ठीक है। अब तुम्हारा यूनिट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया, फिर तुम्हारा कल को आ जाएगा तुम्हारा यूनिट 2 भी आ जाएगा, ठीक है, विद ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस भी आ जाएगा। ओके, मेक श्योर, देखो मैन्युफैक्चरिंग में एक बात बता देती हूँ मैं, मैन्युफैक्चरिंग में मेक श्योर करो तुम्हारे डायग्राम्स पक्के होने चाहिए, तुम्हारे नोट्स पक्के होने चाहिए, तुम्हें कैसे लिखना है, मतलब तुम्हारा रिप्रेजेंट बहुत डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग के पेपर में, ठीक है। तुम्हें ये तीनों चीजों पे ना, तुम्हें ये तीनों चीजों पे ना, मतलब मैं बस इतना बता रही हूँ कि तुम्हें इन तीनों चीजों पे ना बहुत ध्यान से स्टडी करके, तुम्हें बस देखो ये पूरा वीडियो लेक्चर, जिसको नहीं समझ आया वो दोबारा से पूरा लेक्चर देख लेना। तुम्हें लेक्चर देख लिया तुमने, तुम्हारा सब कवर्ड हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसी के साथ अब हम चलते हैं और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जो जो वीडियोस हैं तुम्हारी सारी वीडियोस डल चुकी हैं, सारी वीडियोस पे फोकस करो, मैथ्स पे फोकस करो, फिजिक्स का पार्ट 2, फिजिक्स का पेपर तुम्हारा थोड़ा लास्ट में है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है उसको तुम्हें थोड़ा डीले करके भी दे देंगे चलेगा, बट मैन्युफैक्चरिंग सामने है तो ऑफकोर्स इसको सबसे पहले देते हैं, और ये अभी तक एक भी नहीं आया था तो इसलिए दे दिया, ठीक है। बाकी एट द एंड अच्छे से पढ़ो, खूब मजे करो, कॉलेज इन दिनों फैमिली में हो तुम लोग, ठीक है, कॉलेज इन दिनों फैम का पार्ट हो तुम। तो भाई तुम्हें कोई भी डाउट होता है तुम बिंदास पूछो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई, ठीक है, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगी सबको। ओके, तो चलो सी या, मिलते हैं अगली वीडियो में।